हेलो स्टूडेंट, आपका फिजिक्स की क्लास में फिर से स्वागत है। चलिए, अभी तक मैंने यूनिट 5 के जो भी लेक्चर पढ़ाए हैं आपको लेक्चर 1 में, अब लेक्चर 2 में देखिए आपको शुरू करने जा रहे हैं परिनालिका का क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ सॉलिनॉइड, यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगला टॉपिक जो है वो है परिनालिका का क्षेत्र। ये यूनिट 5 का ही है और लेक्चर 2 है ये। चलिए अब शुरू करते हैं परिनालिका का क्षेत्र क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने एक परिनालिका बना रखी है, तो ये बैटरी जुड़ा है प्लस और माइनस, इसमें एक वायर को लपेटा गया है तो परिनालिका टाइप की बनी हुई है। परिनालिका मीन्स होता है सॉलिनॉइड। तो परिनालिका एक त्रिमी यानी 3 डायमेंशन कुंडली कॉइल को कहते हैं। भौतिक में जो परिनालिका होती है स्प्रिंग की भांति बनाए गए तार की संरचना को कहते हैं। परिनालिका क्या होती है? स्प्रिंग की भांति बनाए गए तार की संरचना को कहते हैं, जिसमें से धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। क्या होता है बच्चों? जिसमें धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। प्रायः ये तार किसी अचुंबकीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक के बेलनाकार आधार पर लिपटी रहती है, जिसके अंदर कोई अचुंबकीय कोड जैसे हवा हो गया बच्चों, चुंबकीय कोड जैसे हवा हो सकता है। परिनालिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी सहायता से नियंत्रित चुंबकीय क्षेत्र निर्माण किया जाता है तथा वो विद्युत चुम्बकों की तरह प्रयोग की जा सकती है। तो इसका एक सिरा जो होता है चुंबकीय, वो उत्तरी ध्रुव होता है की तरह व्यवहार करता है, जो दूसरा सिरा होता है बच्चों वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। पहला सिरा क्या करता है? उत्तरी ध्रुव की तरह, दूसरा जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव की तरह। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखा की भांति होती हैं। निर्दिष्ट जैसे दिया गया इसमें कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। पास पास जो लिपटे रहते हैं विद्युत रोधी तार जो होते हैं, तांबे के तार, वो बेलनाकार आकृति के अनेक फेरों से कुंडली में परिनालिका कहते हैं, मतलब अनेक फेरों से बने रहते हैं तो उनको हम परिनालिका कहते हैं। और जैसे फिगर में देखिए यहाँ पे बताया गया है, एक परिनालिका को दर्शाया गया है जिसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है। इसमें जो धारा देखिए एरो से दिया है, ये सब छोटी छोटी धारा जो बह रही है वो आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। माना परिनालिका में जो है उसकी लंबाई स्मॉल एल है, फेरों की संख्या एन है, तो चुंबकीय अक्ष के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अत्यधिक त्रिज्या वाले परिनालिका में एक परिच्छेद का मान सकते हैं, यानी B बराबर μ0 ENI ले सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब देखिए बच्चों, अब अगला जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है फैराडे का नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी फैराडे का नियम होता क्या है? तो फैराडे ने चुंबकीय क्षेत्र पे ही प्रयोग करके फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम बनाए, यानी जो नियम बना विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, ये नियम वो 2 नियम बने। पहला फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर में पूछ सकता है। तो फैराडे का जो प्रथम नियम था उसको ध्यान से सुनिए बच्चों। जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल तब तक उपस्थित रहता है जब तक वह चालक क्षेत्र को काटता रहता है। क्या मतलब बच्चों? यह विद्युत वाहक बल तब तक उपस्थित रहता है जब तक वह चालक के क्षेत्र को काटता रहता है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, इसे कैपिटल ई से, ई तो विद्युत क्षेत्र हो गया तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ये फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है। द्वितीय नियम देखिए क्या है। द्वितीय नियम है प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिणाम ई होता है वो कुंडली से ग्रंथिक फ्लक्स एन फाई, ग्रंथिक फ्लक्स को डिनोटेट करते हैं एन, कैपिटल एन फाई के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी ई प्रोपोर्शनल टू, ई क्या है हमारा? विद्युत वाहक बल का परिमाण है, वो प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? डी फाई अपान डी टी के। तो जब प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो ई बराबर हो जाएगा एन आई
यानी डी फाई अपॉन डी टी। ये देखिए जैसे मैंने ये बनाया है, ये फार्मूला हो जाए। ये फैराडे का द्वितीय नियम है, यानी एक नंबर में दे सकता है फैराडे का द्वितीय नियम क्या होगा, ये 4 ऑप्शन में दे देगा अलग अलग वैल्यू, आपको ये वैल्यू टिक करना रहेगा। इसी में बच्चों आगे देखते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव कारक की दिशा के विपरीत होती है। तो लेंज का नियम क्या हुआ बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो की दिशा होगी वो सदैव कारक की दिशा के विपरीत होगी, यानी E बराबर माइनस, विपरीत है तो माइनस लग जाएगा, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, यानी रहता द्वितीय नियम का ही है फार्मूला, बस विपरीत हो जाता है तो इसलिए माइनस लगा देते हैं बच्चों। हाँ स्टूडेंट, अब जैसे देखिए अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, यानी इंट्रोड्यूस आपको करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मैग्नेट फील्ड बना हुआ है, ये ब्लू सिलेंडर शो ऑफ द रीजन मैग्नेट फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक रॉड है और उसके चारों ओर मैग्नेट फील्ड लगा हुआ है। देखिए इसमें प्रेरित विद्युत क्षेत्र होता क्या है, EMF जिसे बोलते हैं, प्रेरित विद्युत क्षेत्र को EMF, जब प्रेरित यानी EMF तब प्रेरित होता है जब किसी स्थिर चालक के माध्यम से प्रत्यावर्ती चुंबक की फ्लक्स को प्रवाहित किया जाता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स को जब प्रवाहित किया जाता है तब EMF प्रेरित होता है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रणालिका में एक धारा I दूरी की है, मतलब यहाँ से धारा एक प्रणालिका में बह रही है I दूरी की, तथा B पर सेट है, यानी B पर सेट है, ये यहाँ पे देखिए B है, तो इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई B बराबर BA म्यू एन आई ए होगा, और E बराबर हम जानते हैं डी फाई अपॉन डी टी होता है, यानी ये E की वैल्यू रख दी है, तो यानी लूप में जो धारा बहती है वो I बराबर E अपॉन आर होगी। तो कहने का मतलब बच्चों, बल जो लूप के चारों ओर आवेश को घुमाने का कार्य करता है, यानी आवेश चारों ओर घूमते हैं, यह चुंबकीय बल होता है। एक परिवर्तित चुंबकीय के कारण चुंबक में एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है बच्चों। तो इसका तो फार्मूला आप बस जानते रहिएगा, E जो होगा प्रोपोर्शनल टू ये दिया हुआ है माइनस डी फाई B अपॉन डी टी, यही फार्मूला एक नंबर में पूछेगा कि प्रेरित विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितनी होगी, तो आप ये बताएंगे माइनस डी फाई अपॉन डी टी। हेलो स्टूडेंट, अब देखिए इसी तरह छोटी छोटी जो डिफिनीशन बता रहे हैं सब एक एक नंबर की है, इसको देखते जाइए आप, तो अपने आप तैयार हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव का तथा चुंबकीकरण, यानी अगला टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव क्या है तथा चुंबकीकरण क्या है, ये दोनों देखिए। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव, जब जिस प्रकार किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर इस पर एक बल युग्म कार्य करता है, यानी ऐसे समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में हम किसी विद्युत द्विध्रुव को रख देंगे तो उसमें एक बल युग्म कार्य करने लगेगा। उसी प्रकार जब किसी वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, कोई वस्तु भी रख देते हैं तो उसमें भी एक बल युग्म कार्य करता है, तो यह उस चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें दिया है असमान क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल कितना होगा, यानी फार्मूला पूछ सकता है एक नंबर में, असमान क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल कितना होगा। तो आप पहले इसको सुन लीजिए, जब दो चुंबकों को असमान ध्रुव पास में लाए जाते हैं, यानी दो चुंबकों को जब पास में लाया जाता है तो उनके मध्य आकर्षण, तथा जब दो चुंबकों के समान ध्रुवों को पास में लाया जाता है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण, यानी आकर्षण मतलब खींच रहे हैं, प्रतिकर्षण मतलब भेज रहे हैं। तो जब दो चुंबकों के असमान ध्रुव रहेंगे अलग अलग, यानी एन अलग रहेगा यस अलग रहेगा, नॉर्थ और साउथ, तो क्या होगा आकर्षण बल कार्य करेगा, और जो एकदम समान हो जाएंगे तो भेजता है बाहर, यानी प्रतिकर्षण हो जाता है, यानी नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ। तो जो फार्मूला बनता है यह बराबर माइनस डेल्टा यू, डेल्टा को हम लिख सकते हैं माइनस डी यू अपॉन डी जेड, यानी जेड हो गया। तो ये हो गया द्विध्रुव पर बल बच्चों। हेलो स्टूडेंट, अब देखिए आगे दिया हुआ है एम्पियर लॉ, सब छोटे छोटी डिफिनीशन एक एक नंबर की। एम्पियर लॉ क्या है, तो एम्पियर लॉ के लिए एक हमने बना दिया, एम्पियर नियम का प्रतिपादन जो किया था वो आंद्रे मैरी एम्पियर ने किया था।
तो इस नियम में क्या हुआ था, इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप में, जैसे ये देखिए फिगर बना है, ये बंद लूप है, किसी बंद लूप पर समाकालित चुंबकीय क्षेत्र एवं उस लूप से होकर प्रवाहित हो रही है तो कुल धारा जो होगा उसका जो बीजगणितीय संबंध स्थापित होता है। कुल धारा जो होती है जिसमें धारा जो बह रही है उसमें एक गणितीय संबंध स्थापित हो जाता है बच्चों। इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु में किसी भी बंद पथ के अनुदिश, ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार निर्वात या वायु में किसी भी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है वो निर्वात में चुंबकीयशीलता तथा उस पथ से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा आई लिखा है तो सिग्मा, ये यहाँ सिग्मा आई है तो सिग्मा आई में बीजगणितीय योग किसका, धारा के बराबर होता है, यानी BdL इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई। तो BdL जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा म्यू जीरो आई। एम्पियर ने नियम का उपयोग विद्युत धारा के असीमित धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो पूछ सकता है बच्चों कि एम्पियर नियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप बताएंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, यानी जो धारा बहती है उसमें उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी का मान ज्ञात करने के लिए। हाँ बच्चों, अब इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है आप देखिए, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। वो गाउस का नियम अलग था, वो विद्युत इलेक्ट्रिक के लिए था बच्चों, वहाँ जो हमने आपको पढ़ाया था विद्युत आवेश, उसमें गाउस का नियम अलग है। इसमें चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या है, अब देखिए, ये जैसे फिगर बनाया है मैंने, ये फिगर है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा रखा है, इसमें देखिए ये बीच में थीटा कोण बन रहा है, ये बी जो लिखा हुआ है, बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है और डेल्टा एस एक छोटा सा पार्ट है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ये शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया है, तथा इन दोनों ध्रुव को अलग अलग नहीं किया जा सकता, कभी भी अलग नहीं किया जाता, यानी चुंबक को तोड़ देंगे तो फिर वो एक नया चुंबक बन जाता है, नॉर्थ साउथ, अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब इसमें बताया जा रहा है, जैसे गाउस के नियम ने, गाउस ने क्या बताया, किसी एक ध्रुव अस्तित्व संभव नहीं है, मतलब किसी भी एक ध्रुव को अस्तित्व नहीं संभव होता है, तथा धारावाही लूप को चुंबकत्व का सबसे छोटा सा रूप माना जाता है, यानी धारावाही जो लूप होता है उसे चुंबकत्व का सबसे छोटा रूप माना जाता है। इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सततता तथा बंद वक्र के रूप में होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो चित्र में क्या है, इनका जो क्षेत्रफल होगा स्मॉल यस जो दिया हुआ है यस होगा, बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बराबर होगी, यानी क्या बंद पृष्ठ जो दिया हुआ है उससे जो चुंबकीय बल की रेखाएं निकल रही हैं वो संख्या जो होगी बराबर होगी, अर्थात पृष्ठ से निकलने तथा प्रवेश करने वाली रेखाओं की संख्या समान होती है। तो पृष्ठ से निकलने वाली रेखाओं की जो संख्या होती है वो एक ऋणात्मक तथा प्रवेश करने वाली रेखाएं जो होंगी वो धनात्मक होंगी। एक नंबर में जैसे पूछ सकता है, पृष्ठ से निकलने वाली जो रेखाएं होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं और प्रवेश करने वाली जो रेखाएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं। तो पृष्ठ में प्रवेश करने वाली रेखाएं माइनस और पृष्ठ के बाहर निकलने वाली रेखाएं जो होंगी वो जीरो होंगी। ध्यान दीजिएगा, रेखाएं एक माइनस होंगी, एक जो निकलने वाली धाराएं हैं रेखाएं वो जीरो होंगी। अतः कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या शून्य होगी, इसमें कुल क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी वो शून्य होगी। इसे चुंबकत्व के संबंध में गाउस का नियम कहते हैं। जो रेखाएं शून्य हो जाती हैं तो चुंबकत्व के संबंध में ये जीरो हो जाती हैं, तो उन्हीं को हम चुंबकत्व का गाउस का नियम कहते हैं, यानी अर्थात फाई बी डी एस बराबर जीरो। तो चुंबकत्व का नियम क्या है, फाई बी डी एस बराबर जीरो। उपयुक्त समीकरण के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स जो होता है जीरो होता है। तो चुंबकत्व के बारे में गाउस ने बताया, क्या बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो शून्य होता है। ओके स्टूडेंट।